Good morning, student. Today we will discuss the next unit of chemistry, Unit 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. छात्रों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान की एक नई यूनिट के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है यूनिट 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा यूनिट है ये, और इसके अंतर्गत आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, संयोजकता का आधुनिक मत। संयोजकता किसे कहते हैं, बैलेंसिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में क्लासिकल कंसेप्ट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट अब यहाँ से मॉडर्न कंसेप्ट से है। तो आधुनिक मत के अनुसार संयोजकता किसे कहते हैं, इसको हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो आधुनिक मत के अनुसार किसी तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है, कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, यानी कि बाह्यतम कोश, इस आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। और इस बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं और उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और आप कह सकते हैं कि रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। रासायनिक बंध बनाने में केवल और केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उस कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं। आधुनिक मत ये कहता है। अब आप देखिए, अगर बात करेंगे संयोजी कोश की, तो अगर हम अक्रिय गैसों की बात करें, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों को ये माना गया कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं या इनएक्टिव होती हैं। एक वर्ग है हमारा इनर्ट गैसेस का, अक्रिय गैसों का, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय मानी जाती हैं या अक्रिय मानी जाती हैं, क्योंकि इनका जो संयोजी कोश है वो कंप्लीट होता है, अष्टक पूरा होता है, अर्थात इनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और उसके संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम में। फिर भी हीलियम को इन्हीं के साथ रखा गया, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 है, पहला कोश है, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसका भी अष्टक पूरा है। तो चूंकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक कंप्लीट है, बहुत स्थायी विन्यास होता है अक्रिय गैसों का, इसलिए इनको कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत उस समय तक ज्ञात था। तो यहाँ पर आपको ये बताना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा कि हमारी जो अक्रिय गैसें कौन सी होती है और इनके विन्यास क्या है। तो आपको हम अक्रिय गैसों को बतला रहे हैं। अक्रिय गैसें हैं जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 0 वर्ग में रखा गया है, और ये अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन। और उनको बच्चों एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको एक भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसी की सहायता से आप उसको लिख देंगे। देखिए आगे आपको बताएंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 में हम 8 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं और दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तो 2 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10। तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8 होती है, फिर 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 18। नेक्स्ट आवर्त में चौथे में कितने होते हैं तब 18, तो 18 में 18 जोड़ो 36। पांचवें आवर्त में भी 18 होते हैं, फिर जोड़ दीजिए 18, इसमें 54। फिर छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, अतिदीर्घ आवर्त कहते हैं इसको, आप पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम 32 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये एक फार्मूला, इससे हमने उनको निकाल लिया। आगे के वर्ग कैसे लिखेंगे इसको आपको बाद में अवगत कराएंगे।
एक मिनट हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, कैसा इनका विन्यास है और वो स्थायी क्यों है। और इसके अतिरिक्त पीरियोडिक टेबल में जितने अदर एलिमेंट्स हैं उन सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जैसे भी हो किसी भी प्रकार से मेरा भी बाह्यतम कोश का विन्यास मेरी निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए। और वो अपना विन्यास ऐसा करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, उसको हम अभी आपको व्यक्त करेंगे और किन विधियों से वो अपने अष्टक को पूरा कर सकते हैं इसके समान। तो पहले अपना एक मिनट इनके विन्यास पर नजर डाल लेते हैं। हीलियम का 1s2, नियान का 1s2, 2s2, 2p6, इसके 8 हो गए, इसके बाहर में 2 होते हैं। अब यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है, 2p तक ऐसा रहेगा। 3s2, 3p6, इसका अष्टक कंप्लीट 36 का लिखेंगे, 3p6 तक रहेगा। इसके आगे 3d10, 4s2, 4p6, 8, 54 का जब लिखेंगे तो 3d इसके आगे आ जाएगा, 4d10, 5s2, 5p6। और जब 86 का लिखते हैं ये 4d तक ऐसे स्टार्ट हो गए। इसके बाद आता है 4f14, 5s2, 5p6, 5d10 और 6s2, 6p6। मैं इनके आउटर मोस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, जिससे आप ये देख सकेंगे कि इन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। उनमें से 2s कक्षक में है और p में 6। सभी का अष्टक पूरा है, सभी का विन्यास पूरा है। इस विन्यास को बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो ऐसा ही विन्यास प्राप्त करने की हर तत्व प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नों के द्वारा अपना विन्यास स्थायी करता है। अब उन प्रयत्नों का नाम दिया गया है केमिस्ट्री में, उन प्रयासों को, उन विधियों को जिनके द्वारा वो अष्टक प्राप्त करता है, उन विधियों का नाम है, उन्हें हम रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कोवैलेंट बॉन्ड। एक सिद्धांत था जिसे हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये वैज्ञानिक थे कौशल, उन कौशल नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी के अनुसार पहला पॉइंट उस थ्योरी का यही है कि अक्रिय गैसों का विन्यास बहुत स्थायी होता है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है इस थ्योरी का कि तत्व अपना अष्टक निम्नलिखित 2 विधियों के द्वारा इलेक्ट्रॉन के या तो आदान प्रदान से अथवा इलेक्ट्रॉन के साझे से वो अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो वो विधि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु का स्थानांतरण होता है, उसे हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। उसके द्वारा भी अष्टक पूरा होता है। दूसरी विधि को दिया, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है, उस साझेदारी से वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। उस विधि का नाम है सहसंयोजक बंध। और इसके बाद जब इन्होंने 2 बंध दिए तो एक वैज्ञानिक हुए, लॉरी और सिडविक। ये 2 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, इन 2 विधियों के अलावा भी एक तीसरी विधि और होती है। उस विधि का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। इसमें आदान प्रदान भी होता है और साझा भी होता है। तो ये 3 रासायनिक बंध हैं जिनके द्वारा कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है। तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध। तो ये केमिकल बॉन्ड आपको इस यूनिट में 3 केमिकल बॉन्डों को डिस्कस करना है। पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। सेकंड है आपका सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है आपका, ये लॉरी और सिडविक ने दिया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। इन तीनों बंधों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले बात करने जा रहे हैं हम आयनिक बॉन्ड की या वैद्युत संयोजी बंध। ये क्या विधि है और इस बंध के द्वारा परमाणु अपना अष्टक कैसे पूरा करते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर। और ट्रांसफर में क्या होता है, परमाणु, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर जाते हैं। तो ये वैद्युत संयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी जो परमाणु ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का, उस परमाणु पर धनावेश आता है। और जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से पहुंचते हैं, उस परमाणु पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। इस प्रकार स्थानांतरण से दो आयन बन जाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। और ये आयन आपस में बहुत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, उन बलों के द्वारा ये आयन आपस में जुड़े रहते हैं। और इन बल को ही हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध का मतलब समझ लो, ये बंध आयनों के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड मीन्स आयनों के बीच में बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा नाम दिया वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आयन आपस में वैद्युत संयोजी बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम वैद्युत संयोजी बंध भी बहुत कहते हैं। और ये बंध बहुत अधिक प्रबल है। तो समझ पाए कि वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है। इसकी एक शर्त है, इस बनने के लिए एक परमाणु को बहुत अधिक धन विद्युती होना चाहिए और दूसरे परमाणु को ऋण विद्युती होना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ऐसे परमाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर जब 1.7 से अधिक होता है, तब उनके मध्य में वैद्युत संयोजी बंध बनता है। याद कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दो परमाणु हैं, हमको ये पता लगाना है कि इसके बीच में सहसंयोजी बंध बनेगा या वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। तो उसका एक फार्मूला है, हम उन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको कि पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया है, अगर उनका अंतर दोनों का 1.7 या उससे अधिक आता है, तो निश्चित ही उनके बीच में आयनिक बंध बनेगा। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये किसके बीच में बनता है। अब ये कैसे बनता है, उस कैसे के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, अणु नहीं, यौगिक कंपाउंड है। और यहाँ देखते हैं ये दो परमाणुओं से मिलकर बना एक सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 2 8 1, दूसरा परमाणु है क्लोरीन 17 2 8 7। जरा इनके विन्यासों पर नजर डालिए तो पाएंगे कि अगर ये सोडियम अपने बाइटम कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और अगर क्लोरीन के पास 7 है और अगर ये एक ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब आप ध्यान करिए, यहाँ एक त्यागना आसान है, आसान है ना, 7 ग्रहण नहीं कर सकता, मुश्किल है बहुत। इसीलिए ये प्रबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, धन विद्युती। यहाँ एक ग्रहण करना कितना आसान है, त्यागना 7 बहुत मुश्किल है। इसलिए इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है। तो ऐसा ही होता है, सोडियम जिसका एक वाहिकल कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये अपने क्लोरीन, इसके वाहिकल कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को त्याग कर देता है और इसका विन्यास यहाँ पर 2 8 हो गया त्यागने के बाद। अभी तो यहाँ 2 8 1 लिखिए, यहाँ 2 8 7 है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो त्यागने के बाद ये सोडियम पर धनावेश आया, क्लोरीन पर ऋणावेश आया, इसका विन्यास 2 8 हुआ, इसका भी 2 और 8 हुआ, 2 8 8। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये दोनों जो जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ऐसे बल को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये दोनों आयनों के बीच में बन गया। अब यहाँ पर 2 और 8 रह गए, यहाँ 2 8 8 हो गए। चाहो तो आप इनको इलेक्ट्रॉनों को बना सकते हैं, 2 4 6, और ये तो बनाएंगे 8वां, एक इसका और एक ये क्रॉस। इलेक्ट्रॉन्स को सदैव
पेयर में बनाया जाता है। इसको कभी भी अकेले मत बनाना, ये हमेशा दो दोगले जोड़े हुए बनते हैं। इस प्रकार ये हमारा NaCl का एक यौगिक बना, इसको NaCl का यौगिक है। तो इसके इस तरीके से दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ और स्थानांतरण से आयनिक बंध बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इसके लक्षणों की बात करें, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर्स है आयनिक बॉन्ड का। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो देखिए, पहला, जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके अणु नहीं होते। ध्यान करना, अणु होने के लिए परमाणु चाहिए। जो बॉन्ड परमाणुओं के बीच बनेगा, परमाणु मिलकर के बनाएंगे तो अणु बनेगा। चूंकि यहाँ पर आयन मिल रहे हैं तो आयन मिलकर के अणु नहीं बनाते हैं, आयन मिलकर के यौगिक बनाते हैं, पहली बात। दूसरा, इस वैद्युत संयोजी यौगिक के अंदर ये दोनों आयन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो बहुत प्रबल होता है और बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है इनके गलनांक। इन यौगिकों की जो गलनांक हैं वो बहुत उच्च होते हैं, गलनांक और पतनांक दोनों ही। क्योंकि इस बंध को तोड़ने के लिए हमको बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रबल है। जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए वो अतिरिक्त तापमान पर मिलेगी, इसलिए इनके गलनांक और पतनांक बहुत उच्च होते हैं। चौथा इसका लक्षण है आयनिक यौगिक जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ध्यान करना, जल जो है एक बहुत ही अच्छा विलायक है। जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान, एक प्रॉपर्टी होती है विलायकों की, उस प्रॉपर्टीज का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। जिस विलायक के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना ज्यादा उच्च होगा, उस विलायक में इस बल को तोड़ने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो जल के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान बहुत उच्च होता है, लगभग 78। इसीलिए जल एक बहुत गुड सॉल्वेंट कहलाता है और जितने आयनिक यौगिक होते हैं उसमें डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्योंकि इसको आपको खींचना पड़ेगा सोडियम आयन की तरफ, क्लोराइड आयन की तरफ। जैसे ही आप इसको जल में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो इसके जो आयन हैं, तो जल का जो अणु होता है अपने आप को ऐसे अरेंज करता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये इसका पॉजिटिव सिरा होता है, तो जब क्लोराइड आयन जिस तरफ होता है उधर जल का हाइड्रोजन आयन लगता है। जहाँ सोडियम आयन होता है वहां जल का ऑक्सीजन परमाणु ऐसे लगता है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक वे होते हैं जैसे जल, इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो तभी ये बंध टूट सकता है जब ध्रुव हो, ठीक है ना। तो ये आयन क्या होता है, ये क्लोराइड आयन इस H के बीच में, इनके बीच में बल लगेगा। धनायन और ये ऋणायन आपस में खींचेंगे, इधर का ऋणायन जल का इस धनायन को खींचेगा। तो जब इस प्रकार से इनके बीच में खिंचाव लगेगा तब ये बंध टूटेगा। यही कारण है कि जल में घुलने पर तो ये टूटते हैं, और अगर हमने अध्रुवीय विलायकों में इसको डाला तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसका आगे का पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।